लाइक अवश्य कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से क्लास में मोटिवेशन बनी रहती है। ये जो हम लोग क्लासेस पढ़ रहे हैं ये यूनिट 4 का हिस्सा है, जहां पे आज हम लोग मानचित्र के बारे में देखेंगे। पिछली जो यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया था वहां पे मैंने बताया था कि भैया मानचित्र के बेसिकली पैडागॉजी क्या होंगे और कैसे टाइप के मानचित्र को विभक्त किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अगर मैं मानचित्र को क्लासिफाइड करने की बात करूं तो इसको हमने कितने आधार पे क्लासिफाइड किया था? दो। एक हमने देखे थे पैमाने के आधार पे और दूसरा क्या देखा था? उद्देश्य के आधार पे। अगर मैंने पैमाने के आधार पे बात किया तो ये भी दो क्लासिफाइड किया हुआ है, एक छोटे पैमाना और एक क्या? बड़ा पैमाना। जैसे कि पटवारी लोग जो पैमाना यूज करते हैं वो कैसा पैमाना है, या दूसरी तरफ से जो हम लोग किसी लोकेशंस को या मिलिट्री वाले किसी लोकेशंस को देखना रहता है तो कौन से हमने पैमाने का यूज किया। तो इस आधार पे हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में इसको बांट के रखा हुआ है। दूसरा हमने क्या बांटा था? उद्देश्य के आधार पे। क्या बांटा था? उद्देश्य। और उद्देश्य के आधार पे मैंने कितने प्रकार के पैमाने बताए हैं? 6। कितने प्रकार के? 6। एक होता है हमारा सबसे सिंपल भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? भौतिक मानचित्र, जिसमें जंगल, झाड़ी, पर्वत, पहाड़, नदी जो प्रकृति से ऑलरेडी बना बुनाया है उसको हम लोग क्या करते हैं? शामिल करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। दूसरा हमने क्या देखा था? वेरी गुड, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत वे सारी चीजें आएंगी जो लोकेशंस को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? लोकेशंस और उसके बाउंड्रीज को। किसको? बाउंड्रीज। जैसे कि भारत की जो नक्शे हैं वो कितने बाउंड्रीज से कवर किया है, ठीक है, तो हमको शो करना पड़ेगा ना। ऐसी थोड़ी बोल देंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमको पता होना चाहिए ना कि लोकेशंस कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। चलिए, तीसरी बात हमने क्या देखा था? थीमेटिक मानचित्र एक स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाया गया क्या है? मानचित्र है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लोकेशंस की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो हम उस पर्टिकुलर लोकेशंस की जनसंख्या क्या कर सकते हैं? थीमेटिक मानचित्र से दर्शा सकते हैं। या कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो रहा है तो उस वर्षा वाले जगह पे थीमेटिक मानचित्र के थ्रू हम उसको समझा सकते हैं। चौथा कौन सा था? भूगर्भिक मानचित्र, जिसके अंतर्गत किसी स्पेशल क्षेत्र पे, स्पेशल लोकेशंस पे जमीन के नीचे क्या क्या चीजें पाई जाती है उसको दिखाएंगे। अब कोयला तो हर जगह नहीं पाया जाता, कोरबा में पाया जा रहा है, कोरबा वाला एरिया में, तो भाई कोरबा वाला एरिया को हम दिखाएंगे कि यहाँ क्या है? कोयला है। उसके बगल में जाएंगे तो बक्साइट दिखाएगा, तो इधर क्या है? बक्साइट। अभनपुर में कुछ नहीं तो कहा दर्शाएंगे, ठीक है। चौथा, पांचवा क्या था? जलवायु मानचित्र, जहां पे जलवायु कंडीशंस को दिखाएंगे, तापमान को दिखाएंगे कि इस पर्टिकुलर लोकेशंस पे तापमान कितनी है, वायु दाब कितनी है। एंड लास्ट हमने क्या देखा था? ऐतिहासिक मानचित्र। राजा महाराजा का साम्राज्य देखो ना, इतिहास पढ़ते हो सारे के सारे, तो भैया पहले अखंड भारत हुआ करता था, तो अखंड भारत का मैप तो बहुत बड़ा था, फिर धीरे धीरे छोटा हो गया, ठीक है। अब भारत ही बचा हुआ है। तो भारत के किस लोकेशंस पे 1857 की क्रांति हुई थी? भारत के किस लोकेशंस पे 1942 पूरे तरीके से हावी था? सब जगह तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हम दिखाते हैं ऐतिहासिक मानचित्र से कि ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग ऐतिहासिक मानचित्र से समझेंगे। ये हमारी सारी क्लासेस पिछली क्लास में हो चुका है, एक बार मैंने क्विक रिवीजन करा दिया। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे बेटा कि जो देशांतर और अक्षांश रेखा है, क्योंकि यहीं पे बातें खत्म हुई थी। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? आपको जो यहाँ पे दृश्य दिखाई दे रहा है ये है क्या चीज? ग्लोब। क्या है? ग्लोब, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ग्लोब को समझने का प्रयास करते हैं। कल मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत कि जितनी आपको ये रेखाएं दिखाई देंगी, कौन सी रेखाएं? खड़ी रेखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब, पृथ्वी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस थी वो सारी हॉरिजेंटल लाइन को मैंने क्या बोला था? क्या बोला था? अक्षांश रेखा। क्या बोला था? अक्षांश, ठीक है। क्या बोले थे? अक्षांश, ठीक है। अच्छा, बीच में ये इक्वेट कर रहा है, ये बीच वाली जो लाइन, इसको चलो डार्क करके दिखा देता हूं। जो दो भागों में, इक्वेटर मतलब भागना, इक्वेट करना, बराबर भागों में बांटना, इसको मैंने क्या बोला था? इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अभी देखेंगे एक एक चीज को, है ना, उसका टेंशन मत लो। तो ये हो गया इक्वेटर, ऊपर की लाइनें, नीचे की लाइनें। मैंने आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी बताई थी, ठीक है। और इन खड़ी रेखाओं क्या बोला था मैंने? देशांतर रेखाएं। क्या बोली थी? देशांतर रेखा। और मैंने क्या बताया था? अक्षांश रेखा क्या दिखाता है? दूरी को। देशांतर रेखा किसको बताएगा? समय को। अब चलिए मानचित्र पे आते हैं, ग्लोब के बारे में समझिए थोड़ा सा ग्लोब के थ्रू। यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा इक्वेटर, जो दो भागों में बांट रहा है, ऊपर का और नीचे का, जिसको मैं बोल सकता हूं उत्तरी हिस्सा और नीचे दक्षिणी हिस्सा। अभी बहुत बेसिक की बात कर रहा हूं, ठीक है।
इसकी जो बीच वाली लाइन है जो ऊपर को और नीचे को दो भागों में विभक्त कर रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो दो अलग अलग नामों से जानी जाती है। पहली नाम है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य। भूमि का मध्य, मध्य मतलब क्या? बीच, है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। इसी को बोलते हैं बेटा विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, कंफ्यूजन रहता है। तो एकदम क्लियर कट, जो ग्लोब में पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करेगा, दो भागों में बांटेगा, वो क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब चूंकि इसमें कोई एंगल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 0 अंश या 0 डिग्री। कितना बोलते हैं? 0 डिग्री। मतलब ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तब भी बढ़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये क्या कहलाएगा? 0 डिग्री। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि 0 डिग्री या 0 अंश सेल्सियस या 0 अंश क्या है? तो 0 अंश क्या है? भूमध्य रेखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। यही अक्षांश ये लेटी हुई समानांतर रेखा है। क्या है? लेटी हुई समानांतर रेखा है। आगे जाके यही क्लाइमेट को डिसाइड करेगा कि जलवायु कैसे होगा किस पर्टिकुलर एरिया पे। आगे जाके उसको बाद में पढ़ाऊंगा भी, मतलब पहले तो बेसिक जान लेना क्या अक्षांश से क्या दर्शा रहा है। लेकिन अभी ये जान लो कि यही जो इक्वेटर है ये डिसाइड करेगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय होगा कि भारत एकदम ठंडा वाला होगा। कभी सोचो कि एकदम कोई देश एकदम ठंडा ठंडा स्वेटरे पहने आए दिन, कई देश एकदम देखोगे तो बेचारे लोग काले कलूटे हैं, तो वहां की गर्मी ज्यादा होगी तभी तो काले कलूटे हैं। या कहीं जहां पे लोकेशन ज्यादा एकदम ठंडा होगा गोरे होंगे। आप ही ऐसे ही बैठो ना 20 दिन में एकदम चकाचक, कोई फेयर लवली लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को देख रहे हैं, यही डिसाइड करेगा। यही डिसाइड करेगा मतलब अक्षांश रेखा। यही अक्षांश रेखा डिसाइड करता है कि वहां की क्लाइमेट, वहां की जलवायु कैसी होगी। चलिए दूसरी बात, हमने देखा था कि थोड़ा सा इसी इक्वेटर को मैं अगर इसको रेड लाइन पे शो कर देता हूं ताकि आपको और शो रहे, ये क्या है हमारा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। अब अगर इसी 0 डिग्री मान के चल रहा हूं तो ऊपर की ओर जाऊंगा तो चीजें बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी भाई? तो यहाँ पे 0 है, ऊपर जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर मैं थोड़ा ऊपर चला गया तो मुझे मिलेगा कितना? 23.5 उत्तरी, उत्तर साइड में, तो नॉर्थ साइड में, तो उसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। अब उत्तर की ओर गया हूं जी, ऊपर की ओर मतलब उत्तर, ये नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ। तो अगर मैंने ऊपर की ओर गया है और कितने पे? 23.5 अंश पे, 23.5 अंश को एक नाम दे दिया गया है, और वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। लेकिन है क्या चीज? वो भी अक्षांश ही है, लेकिन कितने अंश अक्षांश है? 23.5 है। अब कुछ तो खासियत होगा, नाम दिया है, ऐसे थोड़ी नाम दे देगा कुछ। 23.5 अंश पे कुछ तो खासियत होगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए। ऐसे ही अगर मैं नीचे की ओर आता हूं, ऊपर तो गया था, नीचे की ओर आता हूं, नीचे की ओर कितना? 23.5। नीचे की ओर कितना? और नीचे की ओर मतलब दक्षिणी साइड, दक्षिणी ध्रुव साइड। तो दक्षिणी अक्षांश को अगर मैं नीचे की साइड जाता हूं, इसको बोलते हैं बेटा क्या? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो तीनों चीजें में कोई किसी को डाउट? एक बार और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की ओर गए तो कौन सा रेखा 23.5 अंश पे? कर्क रेखा है, वो भी क्या? अक्षांश। नीचे की ओर आएंगे तो भी क्या कहलाएगा? मकर रेखा। लेकिन है भी वो क्या चीज? अक्षांश। बस ये है कि ऊपर की ओर 23.5 और नीचे की ओर 23.5। जिंदगी में नहीं बोलना है कि ऊपर की ओर क्या है? कर्क रेखा, नीचे की ओर मकर रेखा। अब तुम ही लोग सोचो, एकदम प्रैक्टिकली नॉलेज, दिमाग थोड़ा सा खोल के बैठो। भारत में या तो कर्क रेखा गुजरेगा या तो मकर रेखा। अब भारत इतना बड़ा थोड़ी कि इतना पूरा समाज आएगा, छोटा सा भारत, पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो भारत या तो कर्क रेखा में हो गया तो मकर रेखा में। तो भैया या तो ऊपर हो गया तो नीचे होगा। तो भारत कहां पे है? आप सबको पता है कि भारत में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो जिंदगी में कभी मकर रेखा गुजर ही नहीं सकती, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो या तो कर्क रेखा गुजरेगी या तो मकर रेखा गुजरेगी। लेकिन हमारी भारत की खासियत यह है, क्योंकि भारत इसी लोकेशन पे उत्तरी में है, इसलिए हमारे यहाँ कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। आगे पढ़ाऊंगा, टॉपिक में है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखाएं गुजरती है, नाम पूछा जाता है, फैक्ट है, आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? अक्षांश के बारे में समझ आ गया? तो अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? लेटी हुई, क्षैतिज
एक समानांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समानांतर रेखाएं हैं। चलिए इन सारी बातों के बारे में दो दो लाइन लिख लीजिए। चलिए हेडिंग डालेंगे। चलिए धन्यवाद भाई, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे देखेंगे भाई तो लाइक वाइक कर देना यार, अभी तो एप्लीकेशंस पे चल रहा है ना, तो यूट्यूब पे देखेंगे तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए हेडिंग डालेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कोई दिक्कत नहीं होगा सुनीता, एक एफिडेविट बनाना पड़ता है ना, बाद में बताऊंगा कि कैसे बनाना है उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए अक्षांश रेखाएं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अक्षांश रेखाएं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, यह समानांतर रेखाएं होती है। पहली विशेषता क्या? समानांतर रेखाएं होती। समानांतर मतलब पैरेलल, समानांतर मतलब पैरेलल, मैं बोल दूंगा लिख लोगे ना। ठीक है, तो पहली विशेषता अक्षांश के बारे में क्या? कि यह समानांतर रेखाएं होती, पूछा जाता है। ठीक है, कैसी रेखा होती है? समानांतर। ठीक है, चलिए ये कौन है भाई, कौन सा वीडियो पहले देखें? अभी वाला देखो ना यार, जब अभी वाला चला रहा था, है ना। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, नीचे अंडरलाइन कर लो भैया, पश्चिम से पूर्व की ओर, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई समानांतर वृत्ताकार रेखाएं हैं। समानांतर वृत्ताकार रेखाएं हैं। क्या बोला मैंने? अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूरब, अब सूर्य तो पूरब से पश्चिम निकलता है, तो पूरब से पश्चिम मार के मत आ जाना। ये कैसा है? पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पृथ्वी की रोटेशंस आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई समानांतर वृत्ताकार रेखाएं हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ना, यह रेखाएं, यह रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ती है। यह रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ती है, लेकिन लेकिन गुड मॉर्निंग सबको भाई, लेकिन लेकिन सर जी कृपया बताएं कि आपके सभी वीडियो कैसे कंप्लीट करें। देखना पड़ेगा ना यार, तभी तो कंप्लीट होगा, है ना भाई, देखना पड़ेगा फिर कंप्लीट, और क्या है ना। चलिए क्या लिखो यार, भूल गया मैं। यह रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ती है। ठीक है, क्या करती है? दौड़ती है, लेकिन इससे दूरी, इससे दूरी उत्तर या दक्षिण की मापी जाती है। लेकिन इससे दूरी सीक्वेंस लाइन से देखो जैसा डला है ना, लेकिन इससे दूरी उत्तर या दक्षिण की मापी जाती है। चलिए अब आप ही लोग बताओ, क्या ये समानांतर रेखाएं तो कभी भी एक दूसरे को काटेगी? घड़ी में पढ़े हो ना, काटेगी नहीं काटेगी? बताओ, कभी नहीं काटेगी। समानांतर रेखा कैसे काटेगी एक दूसरे को, है ना। तो एक बताने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है इसको। समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस आगे बढ़ेगी, ये कैसे एक दूसरे को काटेगी? नहीं काटेगी, है ना। तो समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा, दो अक्षांश, अब अक्षांश मतलब समझ गए हो ना, ऐसी बहुत सारी लाइनें अभी खींच खींच के बताया था, क्या पीला पीला कलर की जितनी भी लाइन दिखाई दे रही है ना, पीले कलर की जितनी लाइन से दिखाई दे रही है, सारे क्या हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, सारे क्या है? अक्षांश रेखा। तो क्या लिखे हो? बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अंडरलाइन करो, हमेशा समान, हमेशा समान होती है।
हाँ उसको फिर से पढ़ाऊंगा भैया, वो तीज त्योहार वाला टॉपिक हो तो यूट्यूब में मैंने डेमो दिया था, लाइन से पढ़ा रहा हूँ ना एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में जो बच्चा कोर्स लिया है तो एप्लीकेशन में जो भी क्लासेस डल रहे हैं उन्हीं के हिसाब से चलिए। यूट्यूब में मैंने कुछ कुछ चीजें डेमो क्लास दिया था स्टार्टिंग में तीज त्योहार, उसको फिर से मैं यहाँ पे एप्लीकेशन से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, प्रत्येक 1 डिग्री, प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश, प्रत्येक उसी लाइन में ना आगे, प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के बीच, आप लोग को जो भी पूछना रहता है ना आखिरी में बात किया करो, ऐसे बीच में क्लास में कुछ और इधर कटर किया है सब मेरे को है ना, थोड़ा सा आखिरी में, ठीक है, डिस्टर्ब होती, सही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, दो अक्षांश रेखाएं, क्या लिखा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के बीच की लगभग, बीच की लगभग, बीच की लगभग बीच की लगभग 111 किलोमीटर दूरी होती है। कल आप पूछ रहे थे, ठीक है, इसी चीज को, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब इसको थोड़ा समझो, ये जो लिखे हो ना इसको थोड़ा सा समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो भूमध्य रेखा है वो कितने डिग्री पे है, 0 है ना भाई। ऊपर जाएंगे तो 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, और ऊपर जाएंगे तो 1 भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर ऊपर जाएंगे तो कितना आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ऐसे करके करते 23.5 भी आएगा, ऊपर और भी आएगा, है ना। अब सोचो कि 0 से 1 के बीच के कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी, क्योंकि मैंने याद करो जब पैमाना पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में तो मैंने बोला था कि फिक्स्ड डिस्टेंस को हमको दिखाना पड़ेगा, तभी वो क्या स्टैंडर्ड पैमाना है, स्टैंडर्ड मानचित्र है। मैंने तत्व बताया था ना, पैमाना होने के, मानचित्र होने के 5 तत्व, जिसमें से 5 तत्वों में एक तो ये था कि भैया हमको परफेक्शंस चाहिए और वो एलिमेंट्स होने चाहिए, और उन एलिमेंट्स में एक एलिमेंट्स क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे उस डिस्टेंस को क्या बताया गया है कि अगर 0 से 1 जाएंगे तो 0 से 1 में 1 डिग्री हो रहा है, और इस 1 डिग्री की दूरी कितनी है, 111। ये कई बार पूछा जा चुका है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है। अब हमारा चूंकि 23.5 अंश है तो उसको तुम लोग को गुणा करना पड़ेगा, 23.5 गुणित 111, अब करते रहना भैया वो, है ना, समझ आ गया। तो हर एक के बीच की दूरी कितनी है, 111। तो यहां से इस पीली लाइन के बीच की दूरी 111, यहां से 111, यहां से 111, लेकिन यहां से तो 333 हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो हर एक डिग्री पे कितने, 111 किलोमीटर, कितने हैं, 111 किलोमीटर, याद रहेगा। ठीक, चलिए आखिरी लाइन लिखेंगे, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा, इक्वेटर बीच वाला, भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने, भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इन वृत्तों का आकार, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इन वृत्तों का आकार, इन वृत्तों का आकार छोटा हो जाता है। हो रहा है ना, चित्र में दिखाई दे रहा है ना। देखो यहाँ पे वृत्त बड़ा है कि नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, ये वाला एरिया बड़ा है ना, ये वाला छोटा है, तो भैया यहाँ पे छोटा बनेगा, यहाँ पे बड़ा बनेगा, बस उसी चीज को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली देखो चीजों को, यहाँ से यहाँ तक की चीज बड़ा वृत्त है, बड़ा गोला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का छोटा गोला बनेगा, छोटा एरिया है तो छोटा बनेगा, समझ रहे हो, इसी चीज को लिखियो। तो जब हम लोग भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो वो जो लाइंस है, जो वृत्ताकार लाइंस है, क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। पेपर में चूंकि कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे तो घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसीलिए एक एक लाइनों को हमको बारीकी से समझना है। अगला लाइंस उसी में, ध्रुवों पर पहुंचकर, उसी में ध्रुवों पर पहुंचकर, ध्रुवों पर पहुंचकर, ध्रुवों पर
पहुंचकर ध्रुवों पर पहुंचकर ध्रुवों पर पहुंचकर यह मात्र एक बिंदु रह जाती है, यह मात्र एक बिंदु रह जाती है। फिर इसको कौन सा ध्रुव बोलेंगे? कौन सा ध्रुव बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव, है ना भाई। अब यहाँ पे बड़ा है, ऐसे वृत्त कलर चेंज कर लेता हूँ और समझ आएगा। यहाँ पे बड़ा वृत्त है, जाते जाएंगे छोटा होते जाएगा, आखिरी में एकदम बिंदु टाइप का हो जाएगा। और वही बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? उत्तरी। तो यही सेम टू सेम नीचे भी तो होता होगा, है ना। तो उसको और नीचे और लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, भूमध्य रेखा, अगला पॉइंट। भूमध्य रेखा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाने जा रहा हूं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री के उत्तर में अब दिमाग में चलना चाहिए भैया, ये लाइन तो ऐसे खींच दी और रैंडम सर कितनी ऐसी लाइंस होंगी, है ना भाई। ये लाइंस अगर है तो कुछ ना कितने संख्या में तो होंगे ना। तो ये जो संख्या में लाइंस हैं, ये टोटल लाइंस कितनी है? 90। तो अगर ऊपर 90 है तो नीचे भी 90 ही होगी। तो आपने जो लिखा है, क्या लिखा है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री के उत्तर में 90 और दक्षिण में 90 रेखाएं होती हैं। ऊपर 90 और नीचे 90 रेखाएं होती हैं। उत्तर में 90 और नीचे 90 रेखाएं होती हैं। यदि ध्रुवों को बिंदु माना जाए, यदि ध्रुवों को बिंदु माना जाए, यदि ध्रुवों को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाएं, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कुल अक्षांश रेखाएं, तो कुल अक्षांश रेखाएं, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी बताओ? ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ भाई। चलिए 181 है, कुछ लोगों का 180 है, और बताओ, और बताओ भाई, सोचो थोड़ा सा। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर, ठीक है। चलिए बताइए भाई, कुछ लोग आंसर आ चुका है 180। चलिए चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ लोग 182 बोल रहे हैं। इसको हम लोग गणितीय गणना से समझते हैं कि वास्तव में कितना होगा। देखो, मैंने जो बताया उसको ध्यान से सुनो। भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर कितनी रेखा? 90। नीचे जाने पर कितनी रेखा? 90। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 90 प्लस 90 180। अब मैंने क्या बोला कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? बिंदु। तो भैया -2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -2, क्योंकि वो तो नहीं है ना, -2, उसको 0 करना पड़ेगा। अब अपने आप में भूमध्य रेखा भी तो एक लाइन है कि नहीं है? उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तब कितने हो रहे हैं? जोड़ो इसको, 180। तो ये कितना हो जाएगा? 180 2 178, 178 प्लस 1 179। कितना हो जाएगा? 179। बट ये कब? जब हमने बिंदु को इंक्लूड किया है। किसको इंक्लूड किया है? बिंदु को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो लिखो 179। तो कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो लिख सकते हो भैया, है ना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं तथा अक्षांश की कुल संख्या, तथा अक्षांश की कुल संख्या, वो कौन से कंडीशन में है? यदि हमने ध्रुवों को क्या माना था? बिंदु माना था। ध्रुव क्या माना था? बिंदु।
लेकिन अगर बोलेगा कि कुल अक्षांश रेखाएं या कुल अक्षांश संख्या बिंदु सहित, कुल अक्षांश रेखाएं बिंदु सहित, तो कितने हो जाएंगे बिंदु सहित? 181, क्योंकि जोड़ोगे तो 2 और जुड़ जाएगा ना। ये इसको मैं जो माइनस किया हूं इसको बिंदु रहित माना था, अब इसको जोड़ना पड़ेगा मुझे, तो 179 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 181। तो अगर आपसे पूछेगा यदि ध्रुवों को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी, तो कितनी? 179। और अगर कुल अक्षांश रेखाएं बिंदु सहित पूछेगा तो कितनी? 181। दोनों चीजें याद रखना है, कंफ्यूजन होते हैं इसलिए मैंने कैलकुलेशन सहित आपको बता दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे इसके महत्व के लिख लो। ये रेखाएं ये रेखाएं ये रेखाएं पृथ्वी के तापमान क्षेत्रों को समझने, ये रेखाएं पृथ्वी के तापमान क्षेत्रों को समझने और जलवायु निर्धारण में मदद करती है, और जलवायु निर्धारण में मदद करती है। जलवायु निर्धारण में क्या करती है? मदद करती है। जलवायु निर्धारण में सर जी जो क्लास मैं परचेस की हूं उसका लास्ट डेट 10 सितंबर है, आगे का क्लास क्या मुझे मिल जाएगा? नहीं, आपकी वैलिडिटी अगर 10 तारीख तक है तो 10 तारीख के बाद आपको खत्म हो जाएगा, आपको उस डेट को एक्सटेंड करना होगा, है ना। ठीक है, चलो हो गया। आगे समझते हैं, वापस आते हैं अपने ग्लोब में। अब थोड़ा चीजें समझने वाली, क्या वाली है? समझने वाली चीज। समझने वाली चीजों को थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। अब हमने महत्व में क्या लिखा है भाई? अभी लास्ट पॉइंट एक बार पढ़ो सारे के बच्चे। ठीक, तापमान और जलवायु को समझने में मदद करती है कौन? अक्षांश रेखाएं। तो अगर मैं बात करूं ऊपर के कर्क रेखा, ऊपर के कौन सा रेखा? कर्क रेखा, नीचे के मकर रेखा, इनके अगर बीच की बात करूं, इनके बीच की बात करूं, इनके बीच में बहुत सारे देश होंगे, होंगे ना भाई, बहुत सारे लोग होंगे, अब देश हैं तो लोग तो रहेंगे, बहुत सारे जीव जंतु होंगे, बहुत सारी वनस्पतियां होंगी। अब कौन कौन सा देश है ये नहीं पूछेगा, ठीक है, वो आपको विश्व भूगोल में पूछेगा, तो आपके भूगोल का हिस्सा है, ठीक है। कौन कौन से देश आते हैं वो यहाँ थोड़ी पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, वैसे में तो फिर बहुत आगे हो जाएगा, ठीक है, वो पूछेगा भी नहीं, ठीक है, इस हमारे सिलेबस में वो है ही भी नहीं। जितना हमको जानना है, जो चीजें पर्यावरण के टीचर को पता होना चाहिए वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कर्क रेखा और यहाँ पे क्या? मकर रेखा, इसके जो बीच के लोकेशंस हैं, इसके बीच के जो क्या है? क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सुने हो ना कभी न कभी कि भैया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, रट्टा मान लेते हैं, तो यही क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आज क्लियर हो गया? कर्क रेखा और मकर रेखा इसी को बोलते हैं टोराइड जोन। क्या बोलते हैं? टोराइड जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। अगर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो यहां पे सूर्य की रोशनी एकदम सीधी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में झुकी हुई है, तो यहां पे सूर्य की रेखा सीधी पड़ेगी और तीव्र रोशनी पड़ेगी। इसलिए इस लोकेशंस पे जब यहां पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो भैया ये वाला एरिया क्या होगा? गर्म होगा। सिंपल सी बात है, कैसा होगा? गर्म होगा। समझ आ गया? सिंपल सी बात है ना, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी तो गर्म ही तो होगा ना। दोपहर में धूप क्यों लगता है 12 बजे? क्योंकि उस समय 12 बजे एकदम सीधा सीधा धूप आती है, तभी तो ज्यादा गर्मी लगती है। सुबह क्यों नहीं लगती 6 बजे? क्योंकि तिरछी आ रही है। लेकिन 12 बजे एकदम फिक्स। गर्मी के समय रियलाइज करो उस चीज को, अभी तो हमको सूर्य देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो अब इसी चीज को लिख लो यार। पहला 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 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो आपने नहीं लिखा है ना, महत्व लिखे हैं, महत्व में लिखे तापमान और जलवायु क्या करता है? निर्धारित। तो पहला मैं क्या समझाने वाला हूं? तापमान। तो कैसे डिसाइड करता हूं उसके थ्रू? पहला मैंने बताया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पहला लिखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
टोराइड जोन, अंग्रेजी में बोलते हैं TORRID जोन, ठीक है। इसको और ब्रैकेट में लिख सकते हो अत्यधिक गर्म, क्योंकि उष्णकटिबंधीय का मतलब ही क्या है भैया, अत्यधिक गर्म। अगर समझ आए हमको, अत्यधिक क्या है, गर्म। चलिए अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि हम लोग यही पढ़ रहे हैं अक्ष के बारे में। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 23.5 नॉर्थ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे चित्र में, 23.5, 23.5 नॉर्थ। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो उसको, क्या लिखोगे जी, कर्क रेखा यार, क्या लिखोगे, कर्क रेखा। 23.5 नॉर्थ या उत्तर, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये सीधा इसी को लिखो 23.5 N, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कर्क रेखा। और 23.5 साउथ, ये 23.5 साउथ, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, मकर रेखा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र। अब कभी भी नहीं बोलोगे, बोलोगे क्या, नहीं, अब कभी भी नहीं बोलोगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम किसको बोलेंगे। तो 23.5 अंश नॉर्थ से 23.5 अंश साउथ के बीच का लोकेशन क्या कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में, अब थोड़ा लिख लो इसकी खासियत, इस क्षेत्र में सर आपके ई बुक में तो चैप्टर 9 नहीं है, एमसीक्यू है। हाँ तो एमसीक्यू बस को डाला हूं भैया ना, थ्योरी को नहीं डाला हूं, क्योंकि थ्योरी तो मैं क्लास में पढ़ा दिया हूं, बुक का है पहले बन गया था ना भाऊ, है ना। चलिए इसलिए एमसीक्यू बस डाल दिया यार, है ना। चलिए इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कुछ दिन बाद नया एडिशन लाऊंगा ईवीएस का, एकदम तगड़ा वाला, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसा बुक रहेगा वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। पूरे 9 यूनिट के 9 कंटेंट एमसीक्यू सहित, थोड़ा सा उसके लिए समय लगेगा, है ना। मतलब अगले बार के लिए जो बच्चे आने वाले हैं, आप लोग तो निकल जाओगे, गुरुजी बन जाओगे, मैडम बन जाओगे, जो आने वाले बच्चे जो सीजी टेट देंगे या सी टेट देंगे, उनके लिए मैं सीडीपी, इंग्लिश पेडागोगी और इंग्लिश ग्रामर और ईवीएस, ठीक है, ये तीनों की बुक मार्केट पे आपको मिल जाएगी, बुक फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ, बुक के फॉर्म में मिल जाएगी। कंटेंट रेडी है, बस लॉन्च करना है, ठीक है। चलिए इस क्षेत्र में, अभी उसको खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद उसको देखूंगा एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं। इस क्षेत्र में वर्ष में कम से कम, इस क्षेत्र में वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें, इस क्षेत्र में वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें दोपहर में सिर के ठीक ऊपर चमकती है। इस क्षेत्र में वर्ष से, क्या लिखो, वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें दोपहर में सिर के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर मतलब लंबवत, चमकती है। यहां सूर्य की सीधी और तीव्र रोशनी पड़ती है, यहां सूर्य की सीधी और तीव्र रोशनी पड़ती है। आप लोग को और क्या ई बुक की जरूरत है, थ्योरी की, थ्योरी क्लासेस से तो लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ, और क्या बच गया ना, आपको बस एमसीक्यू करना भैया, है ना, इसीलिए एमसीक्यू मैंने डॉन किया है, आपको और जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग को एमसीक्यू लगाना है, और एमसीक्यू के लिए हमने ऑलरेडी जो बुक बनाई है ये है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा हमारे साथ पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे। साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भी मेरे द्वारा इसके सीडीपी और ईवीएस से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, अलग अलग टाइप के ईवीएस और सीडीपी, बाकी सारा चीज और मिलेंगे, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग विशेषज्ञ की टीम के द्वारा ये बनाई गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होंगी। क्या लिखो भैया, सबसे सीधी पड़ती है, जिसके कारण यह पृथ्वी, जिसके कारण, जिसके कारण यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। यहां दैनिक वर्षा और घने सदाबहार वन पाए जाते हैं।
यहां दैनिक वर्षा और घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या भारत इस लोकेशंस पे आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा लोकेशंस आएगा भारत का? थोड़ा सोचो, भारत का लोकेशंस कौन सा आएगा? कितने लोग एसएसटी वाले हो, सामाजिक विज्ञान वाले? ठीक, बताओ भाई, अच्छे से सोचो, समय दे रहा हूँ 1 मिनट का, अच्छे से समझो। जीएस तो सबको पढ़ना भी है ना, तो सबको सोचना है। तो सोचो भारत तक कौन सा लोकेशन से आएगा? ठीक, भारत का उत्तर हिस्सा नहीं आएगा, भारत का दक्षिण हिस्सा आएगा, क्योंकि भैया इस 23.5 इंच में तो कर्क रेखा खुदे गुजर रही है, तो ऊपर का मुंडी कैसे आएगा? उत्तरी वाला, मतलब जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला हिमाचल प्रदेश एरिया है, जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, वो कैसे आएगा? वहां से तो कर्क रेखा गुजरती ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, तो भारत के ऐसे क्षेत्र जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, जो भी है उधर है ना, इधर का अपना झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके नीचे का जितने लोकेशंस होंगे वो सारे लोकेशंस किस में आएंगे? इसी में आएंगे। इसी में आएंगे मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसीलिए नोटिस करना, तो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, ठीक है, वो हल्के क्या होते हैं? सांवले होते हैं। होते कि नहीं होते? दूसरी बात है कि वहां कुछ सदाबहार क्या पाए जाते हैं? वो नहीं पाए जाते, जैसे पश्चिम बंगाल का लोकेशन। तो समझ आ गया चीजें? भूगोल में और डिटेल से पढ़ेंगे, हमारी क्लासेस भूगोल होंगी, तो उसको और आपको आराम से एक चीजों को समझाया जाएगा। इस प्रकार के आपको चीजों को सोचना है। बच्चे एक टीचर होने के नाते बच्चों को थोपना है कि ताकि उनका चिंतनशीलता क्या हो सके? विकास हो सके। चलिए, दूसरा है पहला मैंने क्या बता दिया था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। करिया होते हैं, करिया वरिया नहीं बोलेंगे जी, है ना, काले गोरे का भेद नहीं बोलते हैं ना, तो हम सब एक समान है, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसके लिए दक्षिण अफ्रीका में अभियान भी चलाया था, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख लो भैया, मध्यम मौसम। मध्यम मौसम, ये क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन बता देता हूं। ये 23.5 अंश है, ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा कितना? 66.5। नीचे जाएंगे तो कितना पड़ेगा? इधर 66.5। 23.5 के आगे 66.5 होगा ना, 23.5 है तो 24.5 भी होगा, 25.5 भी होगा, 26.5 भी होगा। ऐसे ही आगे जाएंगे तो कौन सा मिलेगा हमको? 66.5। कितना? 66.5। तो ऊपर की ओर 66.5 मतलब 66.5 नॉर्थ। नॉर्थ लिखना पड़ेगा ना भैया, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो। नीचे जाएंगे 66.5 साउथ। क्या लिखा हूं? साउथ। तो ये उत्तरी ध्रुव की ओर गए तो इसलिए उत्तरी ध्रुव, इधर गए तो दक्षिणी ध्रुव। तो ऐसे लोकेशंस जो इनके बीच होंगे या इनके बीच होंगे, वहां की मौसम कैसे होगी? शीतोष्ण कटिबंधी, जहां पे कैसा होगा? मध्यम मौसम। समझ आ गया? आया कि नहीं आया? कि और बताऊं? आ गया ना? ठीक। तो 23.5 से 66.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ, इनके बीच का लोकेशन कैसा कहलाएगा? दूसरा नंबर का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसे पड़ेगी? तिरछी। कैसे पड़ेगी? तिरछी। और आगे जाएंगे भैया, तो आगे जाएंगे तो 66.5 से ऊपर और जाते जाएंगे तो और कुछ है, इधर 66.5 से ऊपर जाएंगे तो और कुछ है, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 90 अंश। कितना? समकोण मतलब 90 अंश ना, तो 66.5 से ऊपर जाएंगे तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? 90 अंश नॉर्थ। और ये वाला पोर्शन कौन सा होगा? 90 अंश साउथ। 90 अंश साउथ। समझ रहे हो ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अक्षांश रेखा पढ़ा रहा हूं, अक्षांश रेखा को ऊपर लेते जा रहा हूं। जीरो में था, जीरो से कहां गया था? 23.5। 23.5 से कहां गया हूं? 66.5। 66 से ऊपर पहुंच गया हूं, कितना? 90। अब इसी 66.5 से 90 वाला जो क्षेत्र होगा उसको मैं बोल रहा हूं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो तीसरा नंबर का डालो, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये कैसा होगा? अत्यधिक ठंडा शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत
शीतोष्ण मत लिख देना, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र जो कि हाँ नहीं समझा रहा हूँ, उसका लिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा समय भी थोड़ा लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो तीसरा वाला कौन सा है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या समझाना है, यहाँ पे आपको यह समझाना है कि भैया सूर्य की जो किरणें होंगी वो सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, नहीं, कभी क्षितिज, कभी ऊपर उठेगा, कभी तिरछा पड़ेगा, कभी गर्मी हो, कभी पड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि भैया यहाँ सबसे ज्यादा क्या होगा, ठंडा होगा। तो कभी उत्तरी अंटार्कटिका के बारे में सुने हो, बर्फ जमा रहता है जी, सूर्य नहीं पड़ेगा तभी तो पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे सन की लाइट या तो एकदम नहीं के समान आंशिक रूप से तिरछी है या तो नहीं पड़ रही है, जिसके कारण से इस 90 डिग्री पे कैसा मौसम रहेगा, ठंडा। कैसा मौसम रहेगा, ठंडा। चलिए, तो दूसरा पॉइंट लिखवाना था, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सर आपके कोई भी क्लास का पीडीएफ नहीं डला है, सही है क्या जी, नहीं डलता, अरे देखना पड़ेगा यार। ठीक है, ये तो सब पीडीएफ पे कंटेंट आ रहा है ना, वैसे भी ज्यादा लिखवाता भी नहीं, बोल देता हूं तो आप लोग लिख लेते हो जैसे अभी लिखोगे। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, चलिए फास्ट लिखो, टाइम नहीं भी है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में, लिखो दूसरा नंबर का लिखवा रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 मतलब 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ के बीच, 23.5 नॉर्थ, क्या लिखा हूं मैं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ में या फिर नॉर्थ के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणीय गोलार्ध में, इसका पीडीएफ डलेगा ना एप्लीकेशन में, ठीक है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये जितने भी बोल रहे हैं ना कि सर मेरा इतना लास्ट डेट है उतना लास्ट, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाने संबंधी जो भी दिक्कत होगा यार तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं सब चीज बता दूंगा। आधा रात को बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, उठ के बताऊंगा, लेकिन कोर्स बढ़ा दो, ऐसे कर दो, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम नहीं है ना यार, समझ रहे हो बात को। अब अगर मैं बढ़ाने चले जाऊंगा तो यहाँ आरती, भारती, सुनीता, रीता जैसे 7,000 बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, समझ गए, समझ रहे हो ना बात को। तो मैं इन चीजों से थोड़ा सा समझ रहे हो ना, और आप ही लोगों से भैया हमारा खर्चा पानी चलता है, तो आपकी इच्छा है, अगर आपको बढ़ाना चाहिए लगता है तो आप बढ़वा लीजिए, आपको लगता है कि नहीं बढ़ाना चाहिए तो मत बढ़ाइए जी, आपकी इच्छा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 साउथ, 23.5 साउथ से 66.5 साउथ, क्या लिखे, दक्षिणी गोलार्ध में, जिसको हम लोग मकर रेखा बोल रहे हैं, मकर रेखा कौन सा है, 23.5 साउथ से 66.5 साउथ के बीच, के बीच, ठीक है। चलिए, इस क्षेत्र में सूर्य की किरण, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी भी सिर के ऊपर सीधी नहीं पड़ती, कभी भी सूर्य के ऊपर सीधी किरणें नहीं पड़ती, ठीक है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी भी सिर के ऊपर सीधी नहीं पड़ती। अच्छा 2 मिनट में बोलना चाहूंगा भाई, है ना, ये दुनिया भर का मैं कमेंट देख रहा था, इस चीज से मैं थोड़ा सा बुरा भी लगता है मुझे, लेकिन ये जो बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा, आप लोग का ईवीएस मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, ये तो मैं नए बैच वालों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर आप ये लोग कैसे बोल सकते हो कि एक लास्ट डेट आया कि सिलेबस कंप्लीट है ना, आप नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी पुराने बैच पे सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, ठीक है।
जितने पहले सिलेबस था वो नया एड ऑन हुआ है, तो मुझे भी नहीं पता था ना भाई, मुझे थोड़ी पता छत्तीसगढ़ की संस्कृति डाल देंगे करके। तो वो तो मैं इसलिए यूट्यूब में फ्री में पढ़ा दिया हूँ, उतना तो मुझे भी दिमाग है कि बच्चों के लिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो टॉपिक्स नया जुड़ा हुआ है वो सारे टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे कराए हुए हैं, आगे और भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखना, मेरा पहला वीडियो 1 2 3 फेस में गया है, अभी और जाएगा 4 और 5। ठीक है, तो जो जो नए टॉपिक जुड़े हैं जैसे अंग तंत्र, उसको भी मैंने पढ़ाया और भी पढ़ाऊंगा। तो जो जो नया टॉपिक जुड़े हैं मैं सारे बच्चों के लिए फ्री में यूट्यूब पे सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। ईवीएस बाई राकेश सर करेंगे सर्च, आपको सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो उतना तो मेरे पास भी है कि क्या सही क्या गलत है, उतना तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये एक्सटेंड करने वाला चीजें पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्या लिख रहे थे जी? ठीक, कभी भी सिर के ऊपर सीधी नहीं पड़ती, बल्कि उनका कोण बल्कि उनका कोण हमेशा तिरछा रहता है। तिरछा मतलब स्लैंटेड, तिरछा रहता है। नहीं लगेगा भैया, है ना? तिरछा रहता है। चलिए हो गया। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके प्रभाव पड़ेंगे ऋतु परिवर्तन। इसके गहराई में जाएंगे तो समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? इसके कारण से सोचो कुछ लोकेशंस पे अत्यधिक ठंडी होगी, क्योंकि पृथ्वी क्या आ रहा है, परिक्रमा कर रहा है, किसका? सूर्य का। तो कभी ना कभी तो पड़ेगी, कभी तिरछी पड़ेगी, कभी सीधी पड़ेगी, कभी उल्टी, कभी सीधी, आगे देखेंगे उसको, वो भी हमारे सिलेबस में, पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी जब परिक्रमा करेगा तो सोचो कभी कभी सूर्य की प्रकाश कैसी पड़ेगी, सीधी। तो जब सोचो यहाँ पे सीधी रहेगी तो गर्मी समय चलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गर्मी, या फिर ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु। अगर फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी यहाँ पे है तो पृथ्वी कैसे पड़ेगा, तिरछा। पृथ्वी मतलब वो कैमरा है, ठीक है, उसको एज्यूम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, तिरछी। तब वहां पे भैया थोड़ा सा मीडियम वाला रहेगा। अब सोचो कुछ बहुत ही दूर में हूँ, जहाँ पे पड़ ही नहीं रहा है, एकदम बहुत आंशिक रूप से पड़ रहा है, तो उस समय क्या रहेगा, ठंडी रहेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आगे की क्लास होगी। तीसरा तीसरा पॉइंट, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक ठंडा। कितना नंबर लाना होगा सर सिलेक्शन के लिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, अत्यधिक ठंडा। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 66.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ से कहां तक, 90 अंश नॉर्थ, ऊपर पहुंच गए ना, इसलिए क्या, 90 अंश। तो 66.5 नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में लिखो, उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं ना। ये 90 डिग्री नॉर्थ को ही हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। ये किसकी बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में। तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 66.5, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 66.5, इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिक वृत्त बोल देते हैं, लेकिन वो बहुत डीप हो जाता है, इसलिए उस चीज को मैं एनालाइज नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो 66.5 साउथ से 90 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। तो ब्रैकेट में लिखो, 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय
क्षेत्र। भयानक ठंडा लिख लो ब्रैकेट में, सिंपल सी भाषा में, ताकि याद रहे। भयानक ठंडा। तो अक्षांश को हमने 3 क्लासिफाइड किया। पहला क्या किया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसको अगर बोलूं तो अत्यधिक गर्म है ना। अत्यधिक क्या है भैया? गर्म। कहां से कहां तक था? 0 से 23.5 नॉर्थ, या 0 से 23.5 साउथ। 55 मत समझ जाना भैया, साउथ है ना। चलिए, दूसरा क्या था? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मध्यम मौसम। कैसा मौसम है भैया? मध्यम मौसम। 23.5 नॉर्थ टू 66.5 नॉर्थ, या 23.5 साउथ। तो क्या रहेगा? 23.5 सॉरी 66.5 साउथ। ठीक है। लास्ट क्या था? शीतकटिबंधीय। शीतकटिबंधीय क्षेत्र। शीतकटिबंधीय क्षेत्र मतलब अत्यधिक ठंडा। अब ये अत्यधिक ठंडा कैसा होगा? ये होगा 66.5 नॉर्थ से 90 नॉर्थ। ठीक है। यह 66.5 साउथ टू 90 साउथ। किसी के तीनों चीज में दिक्कत नहीं? आज एकदम से क्लियर हो गया होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन रहा होगा वो। ठीक है। चलिए, कल की क्लास में सेकेंड हिस्से पे बात करेंगे। सेकेंड हिस्सा क्या है? देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक अपने नए सेशंस पे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट करके यूट्यूब में जरूर बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है।